नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरे जन्मदिन पर कल रात से लेकर अब तक इतने सारे लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। सबको पर्सनली रिप्लाई देना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक साथ आज सबको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। आपका प्यार, आपका विश्वास मेरी ताकत है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की। आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गड़बड़ी के कारण पूरे दुनिया में देश की छवि खराब हुई। एआई समिट में 18 देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, 50 देशों के मिनिस्टर्स, 100 देशों के डेलीगेशन आए हैं। दुनिया भर की 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने यहां अपने स्टॉल लगाए हैं। एआई समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए हैं। देश की कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स एआई के क्षेत्र में अपने अपने काम को शोकेस कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे समिट पर काला थप्पा लगा दिया। इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना पेविलियन लगाया था और इस पेविलियन में एक चाइनीज रोबो डॉग को अपना बताकर पेश कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चोरी पकड़ी गई। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पेविलियन से तुरंत सामान समेटने के लिए कह दिया गया। पेविलियन की बिजली काट दी गई और उसको चारों तरफ से ब्लैक रिबन से घेरकर बंद कर दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अभी दावा किया कि उन्हें ये स्टॉल खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन लेने के बाद वापस आए तो फिलहाल देखेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट को काट दिया गया है। जिस रोबो डॉग को लेकर पूरा विवाद था वो आज यहां नहीं है। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया ही मीडिया आपको दिखाई देगा और इस स्टॉल को बाकायदा यहां से हटाया जाएगा। चाइना दावा कर रहा है कि चाइनीज रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बताकर प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस पर चाइना की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। और एआई समिट में इतने आयोजन होने के बाद, इतने स्टेप्स होने के बावजूद एक इस नेगेटिव खबर ने इस आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल यहाँ जो ग्राउंड फोर्स है उसको बता दिया गया है कि आप इस तरीके से इसको ब्लैक टेप लगाकर बंद कर दीजिए। पहले बिजली काटी गई और अब यहाँ पर पिलर लगाकर इस स्टॉल को बंद किया जा रहा है। अब मैं आपको इस मसले की पूरी कहानी समझा देता हूं। असल में हुआ यह कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया भर की कंपनियां अपने अपने इनोवेटिव एआई प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी दावा किया कि वो भी रोबोटिक्स की फील्ड में बड़े बड़े काम कर रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेविलियन में एक ड्रोन सॉकर और 2 रोबो रखे गए थे। इनमें एक था रोबो डॉग। पेविलियन में मौजूद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह से इस रोबो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े जोश में आकर कहा कि यह रोबो डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। प्रोफेसर महोदया ने बताया कि इस रोबो डॉग का नाम है ओरॉयन। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। यूनिवर्सिटी ने एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। प्रोफेसर महोदया ने दावा तो कर दिया, यूनिवर्सिटी का बखान भी कर दिया, लेकिन ये भूल गई कि ये एआई का जमाना है, इंटरनेट का दौर है। कुछ ही मिनटों में बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है और वही हुआ। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। पता लगा कि जिस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डेवलप करने का दावा किया गया था वो रोबो डॉग तो चाइनीज कंपनी यूनिट्री ने बनाया है। गो टू मॉडल का यह रोबो डॉग बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में बिकता है। चीन के मीडिया ने भी यूनिट्री के रोबो डॉग के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पेश की और कहा कि चाइनीज रोबो डॉग को भारत की कंपनी अपना बता रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छूट की वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ। सरकार ने गलगोटिया का तंबू संबी से उखड़वा दिया, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपनी गलती नहीं मानी।
यूनिवर्सिटी ने एक लंबा चौड़ा बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें अपने झूठ को छुपाने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाए और दावा किया गया कि अमेरिका से लेकर चाइना तक ऑफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जो काम हो रहा है उस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है। अपने स्टूडेंट्स को दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट से रूबरू कराने के लिए ही यूनिट्री का रोबो डॉग यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में शोकेस किया था। अब हैरानी की बात यह कि चाइनीज रोबो को लेकर झूठ बोलने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज फिर सामने आई और दावा किया कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, उनकी बात को गलत समझा गया, मिसअंडरस्टैंड किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नेहा सिंह ने दावा किया कि उन्होंने तो कहा था कि रोबो डॉग को स्टडी के लिए लाया गया है जिससे स्टूडेंट रिसर्च के बाद इससे भी बेहतर प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। अगर इतना ही स्पष्ट सर मैंने बोल दिया होता तो आज शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती, है ना। तो इस सारा मुद्दा ही यही हो गया कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा और इलेबोरेटेड आना चाहिए था जो नहीं आ पाया। डेवलप्ड और डिजाइन में एक फाइन लाइन होती है जिसका भेद मिट गया। आपने क्या डिजाइन किया? आप कह रहे हो ना डेवलप्ड एंड डिजाइन, डेवलप चाइना से, डिजाइन क्या किया आपने? डिजाइन चाइना से है, हम डेवलप उस पर कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? मतलब आपने अगर यहाँ उसको लेकर आए, आप कह रहे हो कि हमारा डिजाइन रिसर्च एक ऐसी चीज है जो हमेशा इन कंटिन्यू। तो आपने ये नहीं कहा वी आर स्टडिंग इट, आपने कहा कि डिजाइन एंड डेवलप, तो उसमें आपने आपका एडिशन क्या था? What's Galgotia's edition? गलगोटिया इज रोबो डॉग वाज हियर। या आपने कहा कि रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं चाइना से, आपने कहा डिजाइन डेवलप बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। क्या झूठ नहीं था ये? नहीं, ये झूठ नहीं था। ये थोड़ा सा चीजों को मिस इंटरप्रिटेशन हो गई चीजों की। मैं बता देती हूँ, मैंने उस इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ये हमारा इंटेंशन हमेशा से था कि वी एक्सपोज आवर स्टूडेंट्स टू ऑल द टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड and bring them face to face. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लंबे लंबे लेक्चर दे रही हैं, गलती मानने को तैयार नहीं है। सच यह है कि इनका एआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेहा सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं और उस काम में भी फेल हो गई। उन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़े। इतना बड़ा ब्लंडर होने के बावजूद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने झूठ बोला, गुमराह किया, गलती की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एनके गौर ने कहा कि ये तो शब्दों का फेर था। उन्होंने तो बच्चों को सिखाने के लिए ये रोबो एक इंडियन कंपनी से खरीदा था। ये सिर्फ 2 शब्दों का फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा है कि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने ये रोबोट परचेज किया था भारतीय कंपनी से। उन्होंने कहाँ से लिया है हमें ये जानकारी नहीं है। और इसका उद्देश्य मात्र ये है कि भारत के बच्चों को, जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, वो ये जाने कि दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और उस पर रिसर्च करके एआई की उन्नत टेक्निक को यूज करके ये कर सकें कि हम इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको गलगोटिया विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि 2-3 सालों में इस टेक्नोलॉजी पे काम करके हम इससे बेहतर बन के दिखाएंगे। इतना कंट्रोवर्सी की में ना जाकर सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चे सीखें, उसमें रिसर्च करें, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें, उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज किया गया है उस पर काम करें। हालांकि जब बात बढ़ गई, काबू से निकल गई, तो अब से थोड़ी देर पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली और माफी भी मांगी। लेकिन उनकी इस हरकत से सरकार को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा किसी एक की गलती को मुद्दा बनाकर पूरे समिट को जज करना गलत होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गलती करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ है। समिट में सैकड़ों अच्छी चीजें भी आई हैं, नए नए आइडियाज हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। एआई के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। किसी एक की बेशर्मी पूरे देश को कैसे शर्मसार कर सकती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कारनामा इसी का एग्जाम्पल है। इसे ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक सोचा समझा झूठ था, हवाबाजी थी जो पकड़ी गई। इसने चीन को बोलने का मौका दिया, कांग्रेस को मसाला दिया, एआई समिट से जलने वालों को एम्बेरसमेंट का क्रिएशन करने का अवसर दिया। सरकार को एक्शन लेना पड़ा। शाम को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपनी करतूत के लिए माफी मांग ली।
लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। मैं अश्विनी वैष्णव की इस बात से सहमत हूं कि किसी एक इंस्टीट्यूशन की गलती की वजह से सारे एआई समिट को जज करना गलत होगा। अश्विनी वैष्णव की यह बात भी सही है कि एआई समिट में स्वदेशी इनोवेटर्स ने जो प्रोडक्ट शोकेस किए हैं वो कमाल के हैं। इस ग्लोबल समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुए बड़े बड़े बदलाव प्रेजेंट किए गए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एएमडी जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को शोकेस कर रही हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी में एआई का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी आईबीएम ने एआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल पेश किया है जो किसानों के लिए बहुत काम का होगा। इस एआई टूल की मदद से किसान अपनी फसलों की बीमारियों का पता लगाकर उनसे छुटकारा पाने के उपाय जान सकेंगे। इसके लिए किसानों को सिर्फ अपनी फसल की तस्वीरों को आईबीएम के इस एआई टूल में अपलोड करना होगा। एक दिन एआई सब कुछ करेगा और सब निकम्मे हो जाएंगे, ये कहने वाले अगर आपके आसपास हैं तो रुकिए। एआई खेती नहीं करेगा, एआई मजदूरी नहीं करेगा, लेकिन एआई खेती में मददगार हो सकता है, एआई किसान की मदद कर सकता है। आईबीएम ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है या एक यूज केस सिनेरियो डेवलप किया है। किसान की अगर कोई फसल है और उसमें कुछ खराबी है तो उसमें खराबी क्या है वो डिटेक्ट करेगा। इससे यूज़ केस हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आज ये एक किसान है जिसके साथ प्रॉब्लम है कि उसके फसल में कोई वायरस, कीटाणु, कुछ भी कीड़ा लग गया है। नाउ हाउ विल ही गेट टू नो कि व्हाट इज, कि उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या। किसान ने यहाँ पर फोटो अपलोड किया, उसने अपने डिटेल्स डाले कि मैं नागपुर से हूँ, ये कौन से स्टेज में मेरा फसल है और मैं इसका प्रतिक्रिया या जवाब किस लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ। तो क्योंकि हम आईबीएम प्रोप्राइटरी ग्रेनाइट मॉडल यूज़ करें तो ये लोकल लैंग्वेज में भी आपको बता सकता है, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, ईच एवरी लैंग्वेज। नाउ हमारा जो विजन एआई मॉडल है वो विजन एआई इस इमेज को एनालिसिस करके आपको बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो अभी इसने बताया कि ये कॉटन क्रॉप है, इसमें फुसेरियम विल्ट नाम का एक वायरस लगा हुआ है और इसके ये सिम्टम्स हैं कि आपके लीव्स येलो हो गए हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें, 3 ग्राम प्रति लीटर मिलाएं और ये पूरा बता दिया है। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट एडवाइस बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास होती है वो एक्सपर्ट एडवाइस एक किसान के पास हो पाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, भारत की अपनी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हथकरघा चलाने वालों के लिए जबरदस्त एआई टूल डेवलप किया है। एआई का यह टूल बुनकरों को कपड़े के डिजाइन बनाकर देगा, कपड़े की कलर कोडिंग बताएगा और फैब्रिक तैयार करने में हेल्प करेगा। खास बात यह कि यह एआई टूल बुनकरों का रोजगार छीनने के बजाय उनका दोस्त बनेगा, मददगार बनेगा। आप मुझे जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं बुनकर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं साड़ी बिना किसी ट्रेनिंग के बुन सकता हूं तो यह सच होगा और उसके पीछे की वजह आपको बता देता हूं। इस वक्त मैं एआई समिट के टीसीएस के स्टॉल पर हूं। यहां जो आप ये करघा देख रहे हैं ये एआई इंटीग्रेटेड है। एआई का जब जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन ये जॉब एनेबलर बनाया गया है इसको कि जॉब बची रहे लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाए। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नजर आ रही होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए आप कोई भी डिजाइन यहां इस करघे पर भेज सकते हैं। और असली कमाल होता है यहां कौन सा धागा किस वक्त जाएगा। अगर मेरे कैमरामैन इधर आए, अगर ये ग्रीन धागा जाना है तो यहां पर ग्रीन लाइट दिखाई देगी, अगर ये गोल्डन धागा जाना है तो यहां पर गोल्डन लाइट दिखाई देगी। तो एक व्यूअर जो सालों के अनुभव के बाद ये पैटर्न बनाने की कला हासिल करता है वो एआई की मदद से यहां काम कर सकता है। इसको भी मैकेनाइज्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको मैकेनाइज्ड किया गया तो फिर वो हैंडलूम नहीं कहलाएगा, यानी बुनकर का काम चला जाएगा। तो एआई बीच का रास्ता भी निकाल रही है कि आप बुनकर को ट्रेन भी कर रहे हैं लेकिन उसका जॉब भी नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यहां आपको जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा और रतन टाटा की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है फोटो नहीं है, ये वीव किए गए हैं। डिजिटल डिजाइन को वीव करके फोटो बनाया गया है, यानी एआई आपकी जिंदगी में एंट्री कर रहा है। ग्लोबल एआई समिट में कई सरकारी कंपनियां भी
अपने AI टूल्स शोकेस कर रही हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने समिट में अपना स्मार्ट हेलमेट प्रेजेंट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये स्मार्ट हेलमेट दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर आतंकी ठिकानों की टोह लेने तक मददगार साबित होगा। ये स्मार्ट हेलमेट DRDO की यंग साइंटिस्ट लैब फॉर AI ने बनाया है। AI इम्पैक्ट समिट के DRDO के पवेलियन पर इस वक्त हम हैं और काफी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से DRDO जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम यहाँ हैं। अब ये एक स्मार्ट हेलमेट है, अभी ये इन ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इन ऑपरेशन होगा। और इस स्मार्ट हेलमेट को पहन करके अगर कोई ऐसा हॉस्टेज सिचुएशन है, एक व्यक्ति वहां जाकर के अंदर जो है पूरा मैपिंग उस इलाके की कर सकता है और फिर 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो पूरी जानकारी, वो जो पूरा मैप है, वो जो इस एरिया में कमांडर हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा। और फिर जो एक प्लानिंग होती है उस चीज को, उस ऑपरेशन को करने के लिए, वो आसान हो जाएगी। ये स्मार्ट हेलमेट जैसे कि आपने बोला, ये इट विल एक्ट एज ए GPS इन GPS डिनाइड एनवायरमेंट्स। तो जहाँ पे GPS काम नहीं कर रहा है वहाँ पे कैसे हमें हर एक एजेंट की लोकेशन पता करनी है, उसके लिए ये काम आएगा। तो अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर हमें किसी इंसान को, किसी सोल्जर को नहीं भेजना है, अगर हॉस्टेज सिचुएशन है तो वहाँ पे किसी को जाने में जान का खतरा है, तो हम उसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि कोई ड्रोन या कोई UGV उसे सबसे पहले भेज सकते हैं। इट कैन गो एंड यस इट विल नॉट हैव द हेलमेट, इट विल जस्ट हैव द सेंसर्स ऑफ द हेलमेट। तो जो सेंसर्स हमने हेलमेट में माउंट किए हैं वही सेंसर्स हम उस पे माउंट करके, यस एग्जैक्टली, एंड वो जाके पूरा मैप बना के आएगा। एंड देन वी ऑलरेडी हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में कहाँ पे हॉस्टेजेस है, कहाँ पे टेररिस्ट है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड द कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस का एक पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी है। कहाँ कहाँ पर ज्यादा कारगर ये होगी ये टेक्नोलॉजी? क्या नक्सल इलाकों में या जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ हर रोज टेररिस्ट एनकाउंटर हमें सुनने को मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ये उसी सिचुएशन और उसी पर्पज के लिए बनाया गया है। ग्लोबल AI समिट में भारत की कई प्राइवेट कंपनीज अपने AI टूल्स को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जियो ने अपने स्टॉल पर स्मार्ट ग्लासेस रखे हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने भी आजमाया था। मेटा के मदद से तैयार हुए ये स्मार्ट लेंसेज ऐसे ऐसे कमाल करेंगे जिनकी कल्पना इससे पहले करना मुश्किल था। जैसे अगर आप स्मार्ट ग्लासेस पहनकर किसी तस्वीर को देखते हैं तो ये उसकी पूरी डिटेल आपको बता सकता है। अगर कोई नॉर्थ इंडियन साउथ के किसी स्टेट में जाता है और उसको तमिल या मलयालम में कोई बोर्ड पढ़ना हो तो ये स्मार्ट ग्लासेस पूरी तरह उसकी मदद करते हैं। ये जियो फ्रेम्स हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे लेंस है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इसको जब आप लगाएंगे और अगर कोई दूसरी भाषा का टेक्स्ट आपके सामने हो तो वो आपको ट्रांसलेट करके लाइव बता पाएगा। सीधे तौर पर आप लाइव ट्रांसलेशन के अलावा बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन अपनी कमांड पर हासिल कर सकते हैं और आप जो देख रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। ये भारत में बने हुए ग्लासेस हैं, तो ये एक AI ग्लासेस हैं जिससे आप AI से बात कर सकते हैं। आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है, ये चश्मे की तरह आप पहन सकते हैं और इसे कहीं भी आप इसे एक्टिवेट करके AI से काम करवा सकते हैं। क्या क्या टास्क एनेबल्ड हैं इसके अंदर? तो ये इन्फॉर्मेशन में सब कुछ जानता है, जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन है आप उससे क्विकली बात कर सकते हैं। और अगर मैं तमिलनाडु में घूम रहा हूं और बस स्टेशन पर एयरपोर्ट पर कोई साइनेजेस तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखे हैं तो वो कैसे ये ट्रांसलेट करेगा या क्या करेगा? तो इसके अंदर कैमरा है, तो जो आप देख रहे हो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज देख सकता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि अक्षरधाम की अगर एक फोटो है और इसे पूछें तो ये पहचान सकता है और आपको बता सकता है कि ये कौन सा टेम्पल है, ये कब बना था, उसके बारे में। सो जैसा आप देख सकते हैं वैसा ये देख सकता है, उसे समझ के आपकी हेल्प कर सकता है। तो आम भाषा में बताएं कि आप जब जानकारी के लिए गूगल सर्च करते थे तो मोबाइल निकालना होता था, अब आपको गूगल सर्च नहीं करना है। उसका एक एडवांस वर्जन आया था एलेक्सा, जो हम घर में ढूंढते हैं। अब ये एलेक्सा की बजाय आपका असिस्टेंट आपके आंखों में, कान में है, हमेशा है। मोबाइल की जरूरत नहीं, किसी एम्बियंस की जरूरत नहीं। आप सीधे जो देख रहे हैं उसके बारे में जो जानना चाहते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। आप कुछ सर्च करना चाहते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय भाषाओं के अनुरूप बनाया गया है। AI को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, जहां तकनीक आप पूरी दुनिया में
क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसके कई नेगेटिव पहलू भी हैं, जैसे डीप फेक, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। एआई की मदद से मेरे कई डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल किए गए, लेकिन हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताया कि इस समिट में ऐसे एआई टूल शोकेस किए गए हैं जो डीप फेक वीडियोस को डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एआई समिट में विराट कोहली इंडिया टीवी के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये डीप फेक है और ये लाइव डीप फेक है, और यही टेक्नोलॉजी आजकल हमें चैलेंज कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बहुत सी खबरों के दौरान आपने बहुत सारे डीप फेक वीडियो देखे होंगे, लेकिन अब उसके लिए एआई सॉल्यूशन आने लगा है। हम क्या करते हैं, एआई के अंदर ये ढूंढते हैं, जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं तो वो कैमरा पिक्सल्स बना रहा है हमारे, पर इसमें जब बीच में चेंज होता है तो वहां से वो पिक्सल्स एक एआई एल्गोरिथम से आ रहे हैं। तो हमने एआई यूज करके अपने मॉडल ऐसे बनाए हैं, सॉवरेन एआई मॉडल है ये, जिसमें हमने ये डिटेक्ट करते हैं कि ये कैमरा से पिक्सल है या एआई से पिक्सल है। ये तो आपका हो गया डीप फेक डिटेक्शन। कोई भी वीडियो डालेंगे वो आपको बता देगा डीप फेक है। लॉ एनफोर्समेंट में और कौन कौन से वो एआई टूल हैं जो पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए आज के दिन काम कर रहे हैं? इतना सारा वुमेन फ्रॉड हुआ जो डीप फेक से हुआ, जो समस्या आई, मुंबई में हमारे केस हुआ था एक ऐसा, तो उसमें उनको क्या करना पड़ता है, अब आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये डीप फेक है। उसके लिए आपको एक रिपोर्ट चाहिए जो कुछ फॉरेंसिक को जो इस तरीके से आती है हमारे पास, आपको दिखाएं। तो जब आप रन करेंगे तो एक डिटेल रिपोर्ट आती है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की एक डिटेल रिपोर्ट आएगी जिसमें ऑडियो से लेकर वीडियो तक के सारे सिग्नल्स को बताया जाएगा। पहले 7% ओरिजिनल है, 7% ओरिजिनल है, 8% एलिवेट लैब्स है ओरिजिनल है, तो बाकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें पता चलता है कि कहाँ लेवल कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है, वो बताता है। देखिए, पुलिस सिर्फ अपने इसमें गट फील पे नहीं जा सकती है, पुलिस को प्रूफ देना होता है, तो उनको एनालाइज करने के लिए ये सब चीजें होती हैं। देन वो आगे जाते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको एनालाइज करने में? यदि जैसे कोई 1 मिनट की वीडियो है, आप समझिए वो 5 से 7 सेकंड में उसको बता देगा और इस पर देखा कि आपको रिपोर्टिंग जनरेट करके दे देगा। एआई समिट में जो यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि समिट में 20 हेड्स ऑफ स्टेट हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया की टॉप एआई कंपनियों के टॉप शॉट्स इस समिट को अटेंड कर रहे हैं। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स इस समिट के लिए दिल्ली आए हुए हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है। सबके सामने हमारे इनोवेटर्स को अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। डीपफेक जैसी प्रॉब्लम्स का इलाज शोकेस करने का चांस मिलेगा। इस समिट से भारत को एआई की दुनिया को समझने का मौका मिलेगा और एआई की दुनिया में अपने पैर जमाने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में अब अजीत पवार की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। आज अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि न उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है, न सीआईडी की जांच पर। रोहित पवार ने कहा एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी गठित की जाए जिसमें तमाम एजेंसीज के अफसरों के अलावा अजीत पवार के परिवार के मेंबर, विपक्ष के किसी नेता और एक सर्विंग जज को रखा जाए। रोहित पवार को शक है कि जिस विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हुई वो हादसा नहीं, साजिश थी। रोहित पवार शरद पवार के ग्रैंडसन हैं, अजीत पवार के भतीजे हैं, शरद पवार की पार्टी के विधायक हैं। वो कई दिन से इस इशू को उठा रहे हैं। आज रोहित पवार ने कहा कि इस मामले में डीजीसी खुद सवालों के घेरे में है, तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है। कल ये खबर आई थी कि जिस विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हुई उसमें प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी डैमेज हो गया। इसलिए दोनों डिवाइसेस को डेटा रिकवर करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। इस पर रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर झेल सकता है, फिर यह डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। उन्होंने कहा उनकी जानकारी तो है कि विमान अजीत पवार को दिया गया था, वो विमान 8,000 घंटे की उड़ान भर चुका था, जबकि इस विमान की मैक्सिमम लिमिट 5,000 घंटे की है। इसकी रीडिंग टेम्पर करके 4,915 घंटे दिखाई गई। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि लेयर जेट भारत में रजिस्टर नहीं हो सकता, फिर इसे कैसे रजिस्टर किया गया। अभी देखो, ये जो कपूर नाम के पायलट है उनको पर्सनल इश्यूज थे, वो क्या है, वो फैमिली विषय होने के कारण मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलूंगा। और वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे। उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक बोतल कम से कम 12-15 हजार की वहां पे आती है। उनकी वो आदत थी। वो आदत क्यों थी?
इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही, तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था, और उसके एंगल अगर ये लायबिलिटी इतना बड़ा होगा तो उनके मन में फैमिली को कुछ मदद हो सकती है, वो भी विषय वहां पे आते होंगे। इसके कारण ये चीज हुआ है क्या, ऐसा हम सबका डाउट है। और दूसरा प्रश्न क्या था, ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज द एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे वो बहुत गलत चीज है। ईएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हमको, और ये बात हमने बोली थी। चूंकि रोहित पवार पिछले कई दिन से मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों के मन में शंका पैदा हुई है, इसलिए सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सब मिलकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गए थे। अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। देवेंद्र फडणवीस ने बिना देर किए इस पर सहमति जताई। सुनील तटकरे ने कहा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद इस मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो अजित दादा पवार की जो आकस्मिक मृत्यु हुई, उस संदर्भ में हमने मुख्यमंत्री से एक निवेदन दिया है। हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिया है कि राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी। एनसीपी जिस भी एंगल से इस मामले की जांच चाहती है, महाराष्ट्र सरकार वैसा करेगी। प्रफुल्ल पटेल ने अपनी पार्टी के स्टैंड के बारे में डिटेल में बताया। प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी को डीजीसीए की जांच में संदेह नहीं है, लेकिन अगर लोगों के मन में जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सच सामने लाने के लिए सीबीआई से जांच कराना जरूरी हो गया है। आज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के टेक्निकल विषयों पर डेफिनेटली वो उनका इंक्वायरी काम चालू है। सुना है कि ब्लैक बॉक्स कुछ अमेरिका भी जा रहा है डिकोड करने के लिए, कुछ उसमें यहाँ पर शायद पूरी तरह से वो काम कर नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी को भी जांच दी हुई है, लेकिन इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हर तरह का इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल, अगर कोई एक इस तरह के आरोप भी होते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई उसमें किसी की गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये हुआ है, तो ये एंगल भी देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई एक विश्वस्त संस्था है। सभी लोग चाहते हैं कि भी ऐसी संस्था के माध्यम से अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य जो क्रिमिनल एंगल या और कोई एंगल जो अन्यथा नहीं आ रहा है सामने, उसकी भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए और सीबीआई इसके लिए सही ये काम कर सकती है। अजित पवार की मौत को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच जिस तरह का टकराव है, जैसी सियासत है, आज कांग्रेस ने उस आग में घी डालने का काम किया। नाना पटोले ने कहा कि रोहित पवार अजित दादा के भतीजे हैं, उनकी चिंता जायज है। जब रोहित पवार सबूतों के साथ साजिश की बात कह रहे हैं तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि क्या इस मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस तरह से इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका रोहित पवार का कहना है। ये विमान के मालक रोहित सिंह, इनको विदेश जाने की परमिशन सरकार के माध्यम से दी गई, और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं, वो घातपात है, और जो सत्यता है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि इस बार ऐसी घटनाएं होना, इस तरह की घटनाएं होना, तो देश में अगर
राज्य के एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो ऐसी घटनाएं आम पब्लिक के साथ भी हो सकती है और इसलिए सरकार ने इसके आगे आकर इसकी चौकसी करना चाहिए, जिस तरह से रोहित पवार मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में साफ साफ सीधी सीधी बात की। बीजेपी के सीनियर नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा, अजीत पवार की मौत का दुख सबको है, लेकिन जांच की मांग के नाम पर रोहित पवार जो भी कर रहे हैं वो विशुद्ध सियासत है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रोहित पवार इसकी जो राजनीति कर रहे हैं वो तो बहुत मैं समझता हूँ कि उसकी तो निंदा करनी चाहिए। एक दुर्भाग्य घटना ऐसी हुई है कि सबको उसमें दुख है। माननीय अजीत पवार जी जाने का बड़ा सबको हादसे में जाने के बाद सबको दुख है, लेकिन उसकी राजनीति करने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं उसको तो मैं तो इसकी पूरी निंदा करता हूँ। अजीत पवार का प्लेन क्रैश होने के बाद से ही सवाल उठना शुरू हो गए थे, यह हादसा था या साजिश। शुरू में लगा यह पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, पर जब यह खबर आई कि ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जांच अमेरिका में करानी पड़ेगी, तो शक होना लाजमी है। ये डिवाइसेस तो हीट और टूट फूट का प्रेशर झेलने के लिए बने होते हैं। अब इस मामले की हाईएस्ट लेवल पर जांच होनी चाहिए ताकि अजीत दादा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को लेकर किसी के मन में कोई शंका न रहे। अब बात बिहार की। बिहार में अब फिर से शराबबंदी को खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। मजे की बात है कि इस बार इस तरह की मांग एनडीए में शामिल पार्टियों ने उठाई है। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएन के विधायक माधव आनंद ने विधानसभा में सरकार से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की। माधव आनंद ने कल कहा कि शराबबंदी को लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन इसका जमीन पर कितना असर हो रहा है, क्या वाकई में बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। माधव आनंद ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब जोर जबरदस्ती के बजाय सरकार का फोकस अवेयरनेस क्रिएट करने पर होना चाहिए। जो शराबबंदी कानून है एक ऐतिहासिक फैसला था, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व पे कितना घाटा हुआ। मैंने उदाहरण दिया है, जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ब्रॉड ट्रैवल करते हैं। शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जहां मुझे लगता है कानून से ज़्यादा अवेयरनेस पे फोकस करने की आवश्यकता है। लोग अवेयर होंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना सारा काम कर रहे हैं। लोग खुद अगर समझ जाएं कि शराब से क्या नुकसान है, तो मुझे लगता है कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीए के एक और साथी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग को सपोर्ट किया। मांझी ने कहा कि शराबबंदी बुरी नहीं है, लेकिन इसको रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि बिहार में शराब की दुकानें तो बंद हो गई हैं, लेकिन शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। पुलिस भी शराब की तस्करी करने वालों के बजाय छोटे मोटे लोगों को पकड़ती है, इसलिए अब इस कानून पर विचार तो होना ही चाहिए। शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसिर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है।
इसके बाद आरजेडी के नेता भी मैदान में कूदे। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कहा, शराबबंदी के नाम पर बिहार में नौटंकी हो रही है। पहले कम से कम राजस्व का पैसा तो सरकार को मिलता था, लेकिन अब पूरा पैसा पुलिस और शराब माफिया की जेब में जा रहा है। रणविजय ने कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर बात फिर से होनी चाहिए। निश्चित तौर पे शराबबंदी के पक्ष में हम हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर सरकार ने जो पॉलिसी बनाया, जो नाटक किया है, इस नाटक का पर्दाफाश करना चाहते हैं। सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार चाहती तो निश्चित तौर पे शराबबंदी होता, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हैं जो इस कारोबार को करते हैं। सरकार ने जिस कानून को बनाया, उस कानून की धज्जी उड़ रही है। कौन लोग हैं जो शराब के कारोबार कर रहे हैं? बॉर्डर के अंदर शराब 1 लीटर भी आता है तो जिम्मेदारी 3 पर बनती है। तो निश्चित तौर पर पहले तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 1 लीटर शराब बॉर्डर के अंदर आता है तो पहला क्लेम मुख्यमंत्री जी पर बनता है। लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार और जेडीयू की राय बिल्कुल क्लियर है। आज बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, शराबबंदी सबकी सहमति से हुई थी, ये कानून खत्म नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कानून खत्म ना हो, लेकिन इसकी समीक्षा होगी या नहीं, इस पर विजय चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। समीक्षा नहीं होगी सर इस पे? बिहार में शराबबंदी का फैसला एक अच्छा कदम था, लेकिन यह बात सही है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, ग्राउंड पर यह लागू नहीं हो पाई है। बिहार में शराब मिलना बंद नहीं हुआ है, शराब मिलना मुश्किल और महंगा हो गया है। शराब की स्मगलिंग करके कुछ लोग मोटी कमाई कर रहे हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सिर्फ कैरियर पकड़े जाते हैं जो छोटे लोग हैं। शराबबंदी लागू करने से पहले इस पर विचार नहीं किया गया था कि इसे इंप्लीमेंट करने के लिए ईमानदार मशीनरी अवेलेबल है या नहीं। यही बिहार की शराबबंदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कोई भी फैसला कितना भी अच्छा हो, उसका कोई फायदा नहीं होता अगर सरकार उसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में समाजवादी पार्टी एसआईआर को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर फॉर्म 7 के जरिए हो रही गड़बड़ियों का जिक्र किया, आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के 12 नेता लखनऊ में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा से मिले। 1.5 घंटे तक रणवा ने उनकी बात सुनी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वही आरोप दोहराए, वही सबूत दिखाए जो अखिलेश यादव पिछले 1 हफ्ते से मीडिया के सामने दिखा रहे हैं। दावा किया गया कि फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता दूसरों के नाम पर फॉर्म भर रहे हैं, फर्जी साइन करके फॉर्म जमा करवा रहे हैं। जिन इलाकों में पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी, खासकर उन इलाकों पर पिछड़े, दलित और मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, ये इल्जाम है। मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया, उन्होंने जो सबूत दिए उन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और कार्रवाई का भरोसा दिया। फॉर्म 7 जब एसआईआर प्रक्रिया हुई, एसआई प्रक्रिया में मैचिंग कर ली गई। जब मैपिंग हो गई तो उसके बाद हमारे नाम वोट कटवाने के लिए किसी के फर्जी साइन से वोट फार्म 7 भर दिया जा रहा है। तो और वो भी बल्क में, हर विधान हमारे खुद बिजनौर के जनपद में धामपुर तहसील में 30,000 फॉर्म पकड़े हमारे कार्यकर्ताओं ने। हमारी विधानसभा में नगीना में हमारे बीएलए ने पकड़े। तो इस तरह से वो फॉर्म 7 बल्क में जमा हो जा रहे हैं। और तो उस पर उन्होंने चुनाव सीओ साहब ने कहा है कि कोई भी देता रहे, लेकिन कोई भी ऐसा नाम कटेगा नहीं जो ओरिजिनल वोटर है, वो अगर वोटर है तो उसका कोई भी काम कटे नहीं दे। हालांकि कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दावों की हकीकत सामने रखी। नवदीप रणवा ने फिगर्स के साथ बता दिया कि समाजवादी पार्टी के दावों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में फॉर्म 7 भरे जाने की बात बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि हर विधानसभा की बात की जाए तो दूसरों के नाम काटने के लिए भरे गए फॉर्म्स की संख्या तो हजारों में भी नहीं है। कुल फॉर्म 7 हमारे आए हैं 1,40,425
इसमें से अपना खुद का नाम काटने के लिए जो फॉर्म 7 दिया वो है 70,865। ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर्म 7 जिसको हम माइग्रेशन वाले फॉर्म 7 बोलते हैं वो है 16,863। ये दोनों मिला के बनते हैं 87,728। फॉर्म 7 जो किसी एक्स ने वाई का नाम काटने के लिए, अदर का नाम काटने के लिए दिया है, वो सिस्टम में 6 जनवरी ड्राफ्ट पब्लिकेशन से 16 फरवरी तक कुल केवल 47,684 ही है। एक्स ने वाई का फॉर्म भरा, दूसरे का नाम कटवाया, ऐसे नाम केवल उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक केवल 4,336 ही नाम कटे हैं। समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया कि चुनाव आयोग के सामने अपनी सारी शिकायतें रख दी, अपने सारे सबूत सौंप दिए, और चुनाव आयोग ने अच्छा किया कि समाजवादी पार्टी की सारी शिकायतें सुनी, उन्हें पूरा मौका दिया। अब इस मामले को सियासत से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा जिन लोगों के नाम काटे गए उनमें सबसे ज्यादा नंबर उन लोगों का है जिनकी मौत हो चुकी है, तो इसको लेकर तो किसी को शिकायत नहीं हो सकती। अब दोनों पक्षों को यह मामला चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम न कटे। पश्चिम बंगाल में भी आज तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की और एसआईआर के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसर जिस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहा, अभी भी व्हाट्सएप के जरिए निर्देश भेजे जा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन के स्पेशल रोल ऑफिसर ऑब्जर्वर्स सी मुरुगन व्हाट्सएप के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट्स को लेकर आदेश दे रहे हैं और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स का काम सिर्फ मदद करने का होगा। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा तरफ से बार बार हम लोग बोला था कि ये इलेक्शन कमीशन भाजपा का ऑर्डर से वो क्या कर रहा है, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। कभी फोन पे बात करता है, कभी व्हाट्सएप में सर्कुलर भेज देते हैं। ये क्या है जो भाजपा का उसका जो भाजपा का जो मैसेज आता है वो एग्जीक्यूट करता है। आज अभिषेक जी पूरा वो ट्वीट भी एक्स हैंडल में पोस्ट भी कर दिया, उसका एक ऑफिसर फिर वो व्हाट्सएप में ये सर्कुलर भेज रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो भाजपा का जो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है वो ये मुरुगन जैसा इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर्स है उसके माध्यम से ये लोग जो चाहे वो कर रहा है, लीगल कर रहा है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताया, उनके नेताओं की बात को बेबुनियाद बताया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सोशल मीडिया पर फर्जी पिक्चर्स प्रेजेंट करने के बजाय, झूठे आरोप लगाने के बजाय सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए मिस्टर अभिषेक बैनर्जी अगर समझते हैं कि वो युवराज है बोल के वो कुछ भी बता सकते हैं। वी नो दैट यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मिस्टर बैनर्जी, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि किसी का कोई भी चार्ट दिखाकर आप पब्लिक सेंटिमेंट आपको मिलेगा, सिंपैथी मिलेगा, आपको अगर कुछ कहना है तो आप अदालत जाइए। इसके पहले भी ईडी के जो आईटी देखते हैं सीमा जी, उनका चार्ट लेकर आप बहुत कुछ बोले थे। कुछ दिन पहले तो आप अदालत गए थे और जब जीते थे तो आप बोले थे कि आप कोर्ट में जीते हैं तो वोट में भी जीतेंगे। मिस्टर मुरुगन 24 परगना देख रहे, आप लोग कोई कोऑपरेशन नहीं किए हैं, आप लोग गाड़ी तक उनको नहीं दिए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन तक नहीं दिए हैं, और आप लोग का माध्यम से जानने को मिल रहा है कि कितना आदमी का नाम 24 परगना से एसआईआर में काटा गया है। तो ज्यादा चालाकी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए मिस्टर अभिषेक बैनर्जी।
अगर सच में बोलना है, अदालत राय देगा, आपका फेवर में होगा, आपका पार्टी का फेवर में होगा, तो वो बहुत अच्छा है। और जब आप लोग का फेवर में नहीं होता है तो वो खराब हो जाता है। तो जो भी बोलना है आप अदालत में जाके बोल सकते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को बंगाल में बड़ा चुनाव इशू बनाने में सफल हुई हैं। जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ तभी से ममता ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को 6 चिट्ठियां लिखी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सैकड़ों लोगों को लेकर ममता बनर्जी खुद दिल्ली पहुंची, खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद ऐसा लगा ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ममता का इरादा बड़ा क्लियर है, सियासी है। इसलिए बंगाल में चुनाव होने तक एसआईआर पर इसी तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहेगी। आज पाकिस्तान से आई खबर ने चौंका दिया। पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर रात बितानी पड़ी, खुद कपड़े धोने पड़े, खाना बनाना पड़ा, बर्तन साफ करने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने टीम के लिए होटल में बुकिंग ही नहीं की थी। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में तो खुद पैसे खर्च करके किसी तरह वक्त काटा, लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर भी खिलाड़ियों को रिसीव करने कोई नहीं आया। एयरपोर्ट के बाहर खिलाड़ी अपना सामान लेकर इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद कोई खुद टैक्सी लेकर घर गया, किसी ने घर वालों को फोन करके गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। साहब ये बताएं वापस कैसे जाना है? कोई फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी शाड़ी आपको लेने के लिए आई है या कैसे जाएंगे? नहीं, मेरी अपनी गाड़ी आई है, सब लोगों की अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में जाते हैं। आप कैसे जाएंगे भाई? मैं इसके साथ जाऊंगा। लिफ्ट लेके जाएंगे? लिफ्ट क्या? फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी नहीं आई है ऑफिशियली आपको? नहीं, फेडरेशन। अच्छा सर आप बताएं वापस कैसे जा रहे हैं? कोई फेडरेशन की तरफ से कोई गाड़ी शाड़ी आई है आपको लेने के लिए? नहीं, वो आपके सामने सामान पड़ा उबर करवा रहे हैं आपके सामने, बाकी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर पे जाएंगे आप? जी। इससे पहले जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहां भी पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने प्लेयर्स के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जब पाकिस्तान की हॉकी टीम सिडनी पहुंची तो प्लेयर्स 15 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे, क्योंकि उनके लिए कोई होटल बुक नहीं किया गया था। फिर प्लेयर्स को जिस होटल में जाने को कहा गया, टीम उस होटल में पहुंची तो खिलाड़ियों को होटल में घुसने से रोक दिया गया, क्योंकि हॉकी फेडरेशन ने बुकिंग की पेमेंट नहीं की थी। तकरीबन 1-2 दिन हम सड़कों पे रहे हैं, जिस तरह के पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे के साथ बर्ताव करती है उस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया है। और जहाँ तक बात है डेली अनाउंसेस की, उसके अंदर मैं ऐड कर दूं कि 2023 के अंदर हमारे इस टीम के अंदर 9 से 10 प्लेयर हैं जो 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम में थे। उनके 5 से 6 टूर्स के डेली आज भी पेंडिंग है, जो कि 30 से 40 लाख रुपए बनता है। वो तमाम जो उनकी डेली अनाउंसेस हम भूल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ 2024 से हमने काम करना शुरू किया। अपने साथ हुए इस बुरे बर्ताव से पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स बहुत खफा हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ जो सलूक हुआ वो इनह्यूमन था। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि पाकिस्तान की भारत में बदनामी हो रही है, इसलिए अच्छा वीडियो बनाकर भेजें। तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर देश को भरोसा दिया कि ऑल इज़ वेल। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, और जब प्लेयर्स मौजूदा हॉकी फेडरेशन के साथ नहीं खेलना चाहते। जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है कि बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। पीएसबी ने जब बात की गई पीएसबी से, तो पीएसबी ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कैप्टन
ये चीज़ें क्यों ऐसे गलत की जा रही हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि हमने 5 दिन बाद जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने मिस्र में जाना है। हम इस टीम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात है कि जब टीम के सारे खिलाड़ी अपना अपना इंतजाम करके घर चले गए, तब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की डायरेक्टर नूरिश सबा प्लेयर्स को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ है वो बुरा था और इसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है। हमने इनके लिए होटल की बुकिंग करवाई थी, लेकिन वो उस होटल में नहीं लेके गए उसको, उसकी मंसूख कर दी गई बुकिंग और उनको किसी और जगह पे लेके गए थे क्योंकि उनके लिए इतनी सेफ भी नहीं थी। और उसके अलावा उससे पहले भी जो उनको फंडिंग देने के हवाले से काफ़ी हमारे तहफ़्ज़ात थे, क्योंकि वो पिछली अपनी जो फंडिंग थी उसके भी ऑडिट प्रॉपरली उन्होंने नहीं करवा रहे थे और हमें उसकी तफसीलात नहीं दे रहे थे। इसमें यह कि हमने तो मुकम्मल ताउन किया था इनके बेस्ट अरेंजमेंट्स के लिए, बेस्ट होटल में अरेंजमेंट्स किए गए थे कि न्यूट्रिशन के लिए हर जहाज से इनको फंडिंग की गई थी। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि इसका हर नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया कि उनके इंतहाई नाक़िस इंतजाम थे वहाँ पे अकोमोडेशन के और न्यूट्रिशन के, तो ये बहुत डीमोटिवेटिंग होता है प्लेयर्स के लिए और उनकी फिर जो परफॉर्मेंस है बहुत बुरी इफेक्ट होती है। तो हम यहाँ पे आए हैं अपने प्लेयर्स को रिसीव करने के लिए भी और उनको ये बताने के लिए कि वी आर विद देम और इसमें पूरा इसका जो है ना इंक्वायरी की जाएगी। पाकिस्तान के क्रिकेट में कैसे सिफारिश चलती है, उसकी हालत क्या है, सियासत कैसे उसको असर डालती है, ये हमने थोड़े दिन पहले देखा था। और आज हॉकी का हाल देख लिया। हॉकी के नेशनल प्लेयर्स को सड़क पर सोना पड़े, खुद खाना बनाना पड़े, बर्तन धोने पड़े, ये शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशन को, वहां के ऑफिशियल्स को इस बात की चिंता नहीं कि उनके प्लेयर्स के साथ क्या हुआ। उनको इस बात की चिंता है कि उनकी शिकायत की वीडियो भारत में कैसे पहुंच गए। वो इस मामले को सिर्फ इसलिए ढकना चाहते हैं कि बात भारत में ना पहुंचे और पाकिस्तान की इज्जत ना उतरे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट राइटर और स्कॉलर सलीम खान की कंडीशन अब स्टेबल है। सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद कल मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर के बाद अब उन्हें आईसीयू में रखा गया है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि सलीम खान की डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी की गई है। हालांकि ये ब्रेन सर्जरी नहीं है बल्कि एक हाई क्वालिटी एक्सरे है। इससे नसों में हुए ब्लॉकेज को ज़्यादा साफ देखा जा सकता है। आज जावेद अख्तर समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग सलीम खान की सेहत का हाल जानने हॉस्पिटल आए। लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सलीम खान रिकवर कर रहे हैं, उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। आज सवेरे हमने उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया है विच वॉज जो डॉक्टर नितिन डांगे न्यूरोसर्जन है उन्होंने किया है, जिसका नाम है DSA। अब उनको वापस आईसीयू में हम शिफ्ट किए हैं। प्रोसीजर वॉज सक्सेसफुल और हो सकता है कुछ देर में या कल सवेरे तक हम उनको वेंटिलेटर से हटाएंगे। सर ब्रेन हैमरेज की भी खबर कहीं कहीं छपी है सर जी, ब्रेन हैमरेज होने की भी खबर छपी है। उनको थोड़ा सा हैमरेज हुआ था जो हमने टैकल कर दिया है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सलीम साहब को मैं बरसों से जानता हूं। उनकी हिम्मत, उनकी खुददारी कमाल की है। वो जितने अच्छे राइटर हैं, अपनी हेल्थ के प्रति उतने ही जागरूक हैं। 90 साल की आयु में भी वो किसी का सहारा न लेना चाहते हैं, न किसी पर डिपेंड रहना चाहते हैं। ना ही वो आईसीयू की चार दीवारी में बंद कर रहना चाहते हैं। वो तो हर हाल में दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, सबकी मदद करने के लिए दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जल्दी स्वस्थ करें और लंबी उम्र दें। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर कल असम जाएंगी। पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। मनोज वाजपेयी की विवादित फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़ी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।